नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर हैवी टैरिफ लगाने की राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को पहुंच गए हैं। इस दौरान अजीत डोभाल रूसी सरकार के सीनियर रणनीतिकारों से मुलाकात करेंगे। अजीत डोभाल राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात कर सकते हैं। रूस की न्यूज एजेंसी टास के अनुसार अजीत डोभाल रूसी नेताओं के साथ रणनीतिक साझेदारी और आपसी संबंधों को बेहतर करने पर चर्चा करेंगे। अजीत डोभाल का रूस दौरा बेहद नाजुक भू राजनीतिक समय पर हो रहा है। बता दें, इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर वो भन्नाए हुए हैं। उन्होंने एक साथ कई धमकियां भी दे दी हैं। इसके बाद भारत ने भी जवाब तो दिया है और अब भारत एक्टिव भी दिख रहा है। पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन शहर में होने वाले एससीओ की क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यह यात्रा इस बात का संकेत है कि भारत और चीन के बीच 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद बिगड़े रिश्तों को अब दोबारा सामान्य करने की कोशिशें हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी आखिरी बार 2019 में चीन गए थे। हालांकि उन्होंने अक्टूबर 2024 में कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात तो की थी। बता दें, एक तरफ अमेरिका का दबाव भारत पर पड़ रहा है तो दूसरी ओर भारत चीन के साथ रिश्तों को फिर से संतुलित करने में जुटा हुआ है। हालांकि इस सम्मेलन में भारत की भागीदारी ऐसे समय में हो रही है जब चीन खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच 5 राउंड की ट्रेड बातचीत के बाद भारतीय अधिकारियों को पूरा भरोसा हो गया था कि एक अच्छा समझौता होने ही वाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया को यह संकेत भी देना शुरू कर दिया था कि भारतीय वस्तुओं पर लगने वाला टैरिफ 15% तक सीमित रह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रॉयटर्स को भारत और अमेरिका के कुल 6 वरिष्ठ अधिकारियों यानी 4 भारत से और 2 अमेरिका के अधिकारियों ने बताया यह डील तकनीकी स्तर पर लगभग तैयार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये राजनीतिक गलतफहमियों, गलत संकेतों और आपसी कड़वाहट की वजह से टूट गई। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि जब भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका गए और फिर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए, तब दोनों देशों के बीच डील लगभग पक्की हो गई थी। एक भारतीय अधिकारी ने कहा कि वॉशिंगटन में हुई 5वीं बैठक के बाद लगभग सभी विवाद सुलझ गए थे, इसलिए हम सबको लगा था कि अब डील हो जाएगी। भारत को यह भी उम्मीद थी कि अमेरिका भारत की कुछ आपत्तियों को स्वीकार कर लेगा, जैसे कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों और डेयरी आइटम को पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं करना चाहता था, लेकिन यह भारत की गलतफहमी साबित हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह डील अधूरी और कमजोर लगी। उन्होंने और ज्यादा रियायतों की मांग कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के चुनाव आयोग से एडीआर की याचिका पर जवाब मांग लिया। एडीआर का कहना है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की सूची साझा नहीं की। एडीआर की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हमने एक याचिका दायर की है। उन्होंने जो मसौदा सूची प्रकाशित की है उसके अनुसार 65 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने उन नामों की सूची नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि लोग मर चुके हैं, पलायन कर गए हैं। उन्हें यह बताना चाहिए कि 65 लाख लोग कौन हैं, कौन मर चुके हैं, कौन पलायन कर चुके हैं। भूषण ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ की सिफारिश के बिना ही नाम सूची में शामिल कर दिए गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर द्वारा दायर आवेदन पर नोटिस जारी किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति हरवंश को खत लिखकर बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स अकाउंट पर भी यह खत शेयर किया है। खड़गे ने लिखा, चुनाव आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया सबसे पहले बिहार में शुरू की गई है। यह प्रक्रिया इसके बाद पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में भी शुरू की जाएगी। विपक्ष के सांसद मौजूदा सत्र के पहले दिन से ही सदन में इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, इसलिए मैं अपनी ओर से और राज्यसभा में विपक्षी दलों की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मंजूरी दी जाए, जो करोड़ों वोटर्स विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लोकसभा में विपक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया। सरकार ने कहा कि जो मामला अदालत में लंबित हो उस पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा के नियमों के अनुसार जो मामले अदालत में चल रहे हैं उन पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है।
नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार 6 अगस्त को एक्स पर लिखा है कि उद्योगपति गौतम अडानी की वजह से पीएम मोदी के हाथ यूएस राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बंधे हैं। राहुल ने इसकी वजह भी बताई है कि ऐसा क्यों हुआ है। राहुल ने लिखा कि भारत कृपया समझें, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की गई धमकियों के बावजूद उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण अडानी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच है। एक धमकी मोदी AA और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर करने की है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। यहाँ पर AA का मतलब अडानी और अंबानी समझा जा रहा है। यूपी के रायबरेली में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाने के दौरान उन पर हमला कर दिया। एक युवक ने माला पहनाने के दौरान उनके थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद आरोपी युवक को धर दबोच लिया गया। वहीं भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। वहीं इस हमले पर नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कृत्य न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा पर हमला है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक मर्यादा पर भी चोट है। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने की घटना के बाद से हालात बेहद खराब हो गए हैं और राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी हैं। इस घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से अधिक लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने गजा में अपने सैन्य अभियान का विस्तार किया तो इसके नतीजे विनाशकारी होंगे। ये चेतावनी ऐसे खबरों के बीच दी गई है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू गजा पर पूर्ण कब्जे की योजना बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव मिरोस्लाव जेनका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि ऐसा कदम बेहद चिंताजनक होगा। इससे और अधिक फलस्तीनियों के साथ साथ हमास के पास इजरायली बंधकों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।